बुनती हैं सलाइयों पर औरतें नित नए ख्वाब, सिलती हैं उधड़ी कतरने, बोती हैं मन के गमले में एक गुलाब, सींचती हैं उसे दर्द की बूंदों से, रेशम के लच्छों सी उलझी जिंदगी को अधपकी धूप में बैठ के सुलझाती हैं नेह की ऊष्मा से, नवा कर देकर करती हैं पोषित कच्चे घड़े को, भरती हैं उसमें प्राण, बांधती हैं पग में घुंघरू, थिरकती हैं अपनी ही चाल पर। हरी आमिया जैसे अधकचे ख्वाब सहेजती हैं हृदय रूपी मर्तबान में, और फिर एक दिन पहन लेती हैं पंख, भरती हैं ऊंची उड़ान, नहीं रुकते उनके कदम, तत्पश्चात वो छू ही लेती हैं आकाश। नमस्कार, भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं सुषमा शर्मा जी, जो पिछले कई दशक से अभिनय, निर्देशन और नाट्य लेखन में सक्रिय हैं। इन्होंने कई बड़े नाट्य समारोहों में भागीदारी की है। अवध की लोक नाट्य परंपरा पर इन्होंने सीनियर फेलोशिप की है। रंगमंच रंगकर्म के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं सुषमा शर्मा जी का। नमस्कार सुषमा जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। आपने इतना अच्छा आगाज किया है तो फिर अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। बहुत खूबसूरत कविता। उम्मीद यही है, उम्मीद यही करते हैं कि जी। अच्छी बातचीत हो, एक मतलब लाभदायी बातचीत हो जो सुनने वालों को थोड़ा सा रोचक लगे और उससे लाभ मिले जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज का रंगमंच, अतीत और वर्तमान, एक प्रकाश डालिए। देखिए, जब मैंने रंगमंच शुरू किया था, मैं उस समय एमए में पढ़ती थी। ये 90s का दौर था और उस समय एक दो ही निर्देशक थे ऐसे जो अच्छा काम कर रहे थे, जिसमें परिमल दत्ता जी, अनिल रंजन भौमिक जी और सचिन तिवारी सर, और एक दो ग्रुप, सतवें सिन्हा भी थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। तो उनका ग्रुप काम कर रहा था। दो तीन ग्रुप ही थे जो वाकई में एक सार्थक रंगमंच कर रहे थे, और बाकी जो रंगमंच हो रहा था वो बहुत ही एवरेज किस्म का था और बहुत आशाजनक स्थितियां उस समय नहीं थी। जब मैं जुड़ी तब भी ऐसे ही हम लोग करीब 10-12 ग्रुप थे, जिसमें कि सूर्या अवस्थी जी का एक ग्रुप था, नंदू ठाकुर काम कर रहे थे और निशान सक्सेना थे, अमरीश जी का ग्रुप था, ऐसे कुछ लोग थे। तो ज्यादातर लोग उस समय कॉमेडी और हल्के बुल्के प्ले ही करना पसंद करते थे। तो मैंने भी ऐसे ही पहले कुछ साल तक रंगमंच किया, लोगों के विभिन्न ग्रुप्स में काम किया, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस तरीके के रंगमंच के लिए आई हूँ, जिस तरीके के नाटकों के प्रति मेरा रुझान है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैं एक साहित्यकार की बेटी हूँ और मेरे घर का वातावरण जो था वो हम लोगों ने बहुत अच्छा साहित्य बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया था, स्टेप बाय स्टेप, कि कब मुंशी प्रेमचंद पढ़ना है, कब आपको अमरकांत पढ़ना है, कब आपको ममता कालिया पढ़ना है, कब रवींद्र कालिया पढ़ना है। तो उस तरीके से संस्कारों को लेकर हम आए थे। तो हमें लगता था कि जितना अच्छा हिंदी साहित्य हम पढ़ कर आए हैं, उसी तरह का साहित्य नाटकों में भी होना चाहिए। और वहां पर वही मकान नंबर 144, इस टाइप के प्ले जो थे, बहुत ही मतलब उनको कॉमेडी भी नहीं कहेंगे, उस तरीके के प्ले हो रहे थे कि प्ले करने के लिए किए जा रहे थे। अफीम के फूल, अफीम का फूल और कुछ ऐसे ही था। दुलारी बाई तो बहुत अच्छा प्ले है, लेकिन दुलारी बाई को भी जो मेन उसका हटा के उसको थोड़ा डिस्टॉर्टेड करके उसमें थोड़ा सा कुछ कॉमेडी के नाम में कुछ मतलब थोड़ा पब्लिक पसंद करे ऐसी चीजें मटेरियल डाल के कुछ वो वैसा कर रहे थे। तो 2-4 प्ले तो मुझे नंदू ठाकुर अच्छा काम करते थे, तो उनके साथ मैंने शुरू किया था। तो फिर मुझे लगा कि मैं हमेशा ये कहती थी कि क्यों आप लोग हमेशा अंधा योगी करते हैं, क्यों आप लोग आधे अधूरे करते हैं, क्यों आप लोग आषाढ़ का एक दिन करते हैं। वो क्लासिक प्ले थे, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे प्ले थे, लेकिन उनके इतने अच्छे मंजन बाहर की दुनिया में, इस बार बड़े शहरों में हो चुका था और उस लेवल पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता था ये उन रचनाओं के साथ छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है।
और उस पर जब भी कोई मीटिंग होती थी तो हमेशा लोग ये कहते थे कि नाटक अच्छे नहीं है, नाटक अच्छे नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं दूसरों को तो ये फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेरे अनुसार काम करें, तो बेहतर ये होगा कि मैं अपना एक ग्रुप बना लूँ और वहाँ पर जिस तरह की रचनाओं को, जिस तरह की कहानियों को, नाटकों को मैं चाहूँ उनको चुनकर और उसका मंचन शुरू करूँ। तो उस समय जब मैं आई रंगमंच में तो ये स्थिति थी और फिर मैंने 96 में समन्वय अपना एक ग्रुप बनाया और वहाँ से शुरुआत की। सुषमा जी, जैसा आपने बताया कि आपका बचपन साहित्यिक वातावरण में गुजरा क्योंकि आपके पिता एक साहित्यकार थे, जी, तो साहित्यिक, क्योंकि साहित्य में कहानी है, उपन्यास है, कविता है, और वहीं जी, पे लोग ठहर जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी जी, दुनिया है। और जी, इलाहाबाद तो अपने आप में साहित्यिक, मतलब गढ़ साहित्यकारों रहा का है। गढ़ जी, था। एक कोई जी, भी जी, नाम आप लीजिए तो सारे सब यहीं अ, से कहीं न जी। कहीं जुड़े हुए थे। तो ऐसे में नाटक, ये शब्द आपके जीवन में आया कैसे? असल में मैं जब छोटी थी, 8 साल की रही होंगी, तब मैं कथक सीख रही थी और जब मैं परफ़ॉर्म करती थी तो अक्सर लोग मेरी माँ से कहते थे कि इसके चेहरे पे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आते हैं, तो इसको एक बाकायदा आप डांस की, एक नृत्य की तालीम दिलवाइए। तो वहाँ पे एक हमारे इलाहाबाद में एक स्वराज विविधा स्कूल था डांस का, जो कि कवि उमाकांत मालवीय जी के भाभी चलाती थी। इला मालवीय और ये सब लोग, यश मालवीय की वो ताई थी। तो वो उनके स्कूल में हम लोगों ने कथक सीखना शुरू किया और वहाँ पे पता नहीं कुछ एक अवसर था, मैं 8 साल की थी, 8-9 साल की। तो उसमें एक नाटक होना था उमाकांत मालवीय जी का लिखा हुआ, मदन भस्म। और वो नाटक पैलेस थिएटर में हुआ। बाकायदा सेट लग के, लाइट लग के, कॉस्ट्यूम, पूरी टीम हम लोग रिहर्सल हुई और मैं पहली बार मदन भस्म नाटक से पैलेस थिएटर के मंच पर उतरी और मुझे ये अनुभव हुआ कि नाटक क्या होता है, ऑडियंस की आंखें या उनकी उपस्थिति क्या होती है। हालांकि मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे ऐसा लगा अंधेरे में ढेर सारी आंखें मुझे देख रही है। और मैं एक स्पॉट पे एक रति का रोल किया था मैंने, कामदेव की पत्नी का। तो कुछ रोने वोने का सीन था वो मैं कर रही थी। वो जो मेमोरी, वो जो सीन था वो मेरे मेमोरी में चला गया और मुझे लगा ये कोई ऐसी चीज है जो डांस से और आगे की है। जो ड्रामा है या एक्टिंग है, ये डांस के आगे का स्टेप है और मुझे इसको करना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद जैसे शहर में एक बच्चे का कौन सुने कि नाटक करना है। तो मैं बहुत दिनों तक उस इच्छा को पाले रही। फिर मैं जब पढ़ रही थी गौरी पाठशाला में, तो 9th में हम लोग जब आए तो हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि एनुअल फंक्शन है और आप लोग को एक एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम सबको तैयार कराना है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग नाटक करेंगे। तो बोले कि ठीक है लेकिन कोई सिखाएगा नहीं, अपने आप तैयार करना है, अपने आप सब करना है, टीचर बाद में आके देख लेंगी और आप लोग को करना है। तो हमने दीपदान सेलेक्ट किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का और उसमें मैंने पन्ना धाय का रोल भी किया और बच्चियां जो हमारे साथ थी, हमारी फ्रेंड्स थी, उनको सिखाया भी। तो प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि तुम क्या इनाम लोगी। तो एक तो टूर उन्होंने एक रखा था ऑप्शन में और एक उन्होंने कहा था टॉर्च लोगी या टूर पे जाओगी। तो हमने कहा नहीं हम टूर पे जाएंगे। तो हम लोग देहरादून, ऋषिकेश वगैरह सब गए। तो वो मुझे नाटक में पहला पुरस्कार मिला। उसके बाद मैं फिर फर्स्ट ईयर में आई तो हम लोगों ने उपेंद्र नाथ अश्क का तौलिए किया और तौलिए में मैंने हीरो का रोल किया, क्योंकि कोई भी लड़की लड़के का रोल नहीं करना चाहती थी और मैं थोड़ी लंबी भी थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ही, अब डायरेक्टर क्या करे, नाटक तो होना ही है, तो डायरेक्टर को ही सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो फिर मैंने बसंत का जो हीरो था उसका रोल किया और इस तरीके से हम लोग इंटर तक आए। फिर इंटर के बाद ही डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल हमारे शहर में आए थे और वो संगीत नाटक अकादमी लखनऊ से एक वर्कशॉप उनको मिली हुई थी जिसमें आलोपी वर्मा जी जो एनएसडी से थे, वो हम लोग के वर्कशॉप के डायरेक्टर थे और उनका नया प्ले था बलराम की तीर्थ यात्रा। तो उसमें हम लोग को ऑडिशन मैंने दिया और बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया, पूरा पेपर में सब आया था बाकायदा, जैसे वर्कशॉप होती है सरकारी। और उसमें मुझे हीरोइन के रोल में बलराम की पत्नी रेवती के रोल में मिला और मैंने पूरा वर्कशॉप प्रॉपर वे में कैसे होती है और एक एनएसडी से आया डायरेक्टर, उन्होंने हम लोग को बाकायदा ट्रेनिंग दी, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉइस एक्सरसाइज,
इम्प्रोवाइजेशन, सारी जैसे आप कराते हैं अपने वर्कशॉप में, सारी चीजें उन्होंने करवाई और वहां से हमारी जो शुरुआत हुई वो बहुत प्रॉपर तरीके से हुई। ये नहीं कि कहीं कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सीख लिया, कुछ गलत संस्कार बढ़ गए नाटकों में, कुछ सही हो गए, तो वो मेरी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। और चूंकि कुछ सैद्धांतिक मामलों मुद्दे पर मेरी थोड़ा सा डॉक्टर लाल से वो हो गया था, तो वो मैंने प्ले तो नहीं किया, लेकिन फिर अलोपी जी दोबारा आए उसी साल और उन्होंने दुलारी बाई मेरे साथ किया, और दुलारी बाई में मैंने दुलारी बाई का रोल किया, और वो प्रस्तुति में मैंने बहुत मेहनत करी, और दुलारी बाई का रोल जो मेरे स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था वो मैंने किया, और उस मतलब प्रोसेस में भी मैंने अलोपी जी से बहुत कुछ सीखा। तो एक तरीके से शुरू के मेरे 2 प्ले के जो मेरे गुरु थे वो अलोपी जी रहे, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सिखाया। आज भी मैं मतलब उनका बड़ा इस कम उम्र में ही 8 साल की उम्र से ही आपने नाटकों में प्रवेश कर लिया था। और जी, जी। रही बात दुलारी बाई की, तो ये शायद इसका मंचन फूलपुर इफ्को में भी हुआ था। हाँ, हाँ, वही वो वही वो शो वो था। शो जी। मैंने देखा था। वो अच्छा, शो वही थे। मैं लखनऊ हाँ से जी। लौटा था अरे और वाह! मैंने वो अच्छा, शो अच्छा। देखा हुआ था। तो जी, जी। मुझे उसकी याद है, तभी से मैं हाँ। आपको जानता हूँ अरे एक थैंक यू अभिनेत्री सर। के रूप हमें नहीं मालूम था इतना बड़ा डायरेक्टर हमें देख नहीं नहीं, एक रहा। अभिनेत्री के रूप में मेरी जानकारी तब से ही आपसे है। जी, हम जी। कभी रूबरू नहीं हुए थे, वो अलग बात है। जी, जी। लेकिन सुषमा जी, आप एक निर्देशिका भी हैं, जी, अभिनेत्री भी हैं, जी, लेखिका भी हैं, जी। लेकिन आप अच्छी किसमें हैं? क्या मतलब किसको आप ग्रेड देंगी, नंबर 1 पे किसको रखेंगे? मुझे लगता है मैं अभिनेत्री ज़्यादा अच्छी हूँ, और मैं मूलतः एक अभिनेत्री ही हूँ। बाकी चीज़ें तो मैंने अपने रंगकर्म के शौक को और फ्लोरिश करने के लिए और अच्छा करने के लिए, या मेरा ग्रुप था और मुझे ये था कि मुझे डायरेक्शन भी करना है। भई आप एक अभिनेत्री हैं, उसके बाद आप एक निर्देशक बनते हैं, निर्देशक के बाद आप लेखक बनते हैं, उसके बाद आप लाइट, सेट, सारी चीज़ें एक मुकम्मल जो रंगकर्मी बनने की जो प्रोसेस थी, उसमें मैं डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग में गई, लेकिन शायद आज भी शौक से ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरत भी बढ़ जाती हाँ, है, ज़रूरत भी थी, ये आप बेहतर आवश्यकता हो समझते जाती हैं। है ना। अगर आप जी, एक जी, जी। संस्था चलाते हैं, नाटक जी, नहीं है आपके पास, डायरेक्टर नहीं है, तो जी, आपको ही, और आप अगर संस्था की सिरमौर हैं तो आपको ही जी। सब देखना पड़ेगा, तो ये और एक फिर आपको अनिवार्यता हो अपने जाती आप को इतना मजबूत करना भी पड़ता है कि आपके एक्टर आप पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें कि भाई हमारा डायरेक्टर सब कुछ जानता है, मतलब प्रॉपर तरीके से जानता है और हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और 1 महीना 1.5 महीना जो भी अभ्यास होता है, जो प्रस्तुति होती है, उसका नतीजा अच्छा आए, इसके लायक भी आपको बनाना होता है। तो वो लायक बनाने की प्रोसेस बहुत धीरे-धीरे होती है। एक अमेचर ग्रुप में हम लोग जैसे करते हैं, हम लोग ट्रेंड नहीं है ना कहीं से। है। जी जी तो जी। वो इसलिए थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समय सिखाता है, परिस्थितियाँ सिखाती हैं, कुछ अपनी इच्छा सिखाती है, जो अपनी एक क्रिएटिव जो अर्ज है, वो आपको सिखाती है। जी, बहुत अच्छी बात है कि क्रिएटिव अर्ज आपको सिखाती है और आप उसी जी, से पारंगत होते चले जाते हैं। लेकिन जी, सुषमा जी, एक बिल्कुल अलग बात करना चाहूंगा कि आ, नाटक, जैसे आपने कथक से शुरुआत की थी, तो कथक में तो बहुत ही ऊंचाइयां हैं। आप, मतलब मैं बिल्कुल अलहदा सा एक सवाल कर रहा हूँ कि जी। आखिर नाटक क्यों करती हैं आप? न दर्शक हैं, न इसमें उस तरह का मान सम्मान है, न कोई उस तरह की चीज है, मतलब इतना संघर्ष है हर जी। चीज में, तो लेकिन क्यों क्यों करती हैं नाटक? पहली बात तो ये है कि मुझे अपने आप को अलग-अलग भूमिकाओं में एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है। एक जो एक्सप्रेशन की जो भूख होती है, जिसको हम मैं क्रिएटिव अर्ज कह रही हूँ, वो भूख मेरी इसी से सेटिस्फाइड होती है, नाटक से होती है। मैंने कहा ना, ये नृत्य के आगे का चरण है नाटक, क्योंकि एक समन्वयकारी कला है। इसमें सारी चीजें हैं, आपको कॉस्ट्यूम है, लाइट है, सेट है, डायलॉग है, एक्टर है, स्क्रिप्ट है, ऑडियंस है। वो ऑडियंस अगर दो 200 की ऑडियंस में भी किसी ने अगर आपके सच्चे मन से आपके काम को अप्रिशिएट कर दिया, तो वो भूख मेरी सेटिस्फाइड हो जाती है। वो शायद वही चीज है जो बार बार हम लोग सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि इस तरीके से जो हम लोग जिस फील्ड में हैं उसका कोई फ्यूचर
वैसे देखें तो कुछ नहीं है, बस हम लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा उजाला होता है, दूसरे कदम आगे बढ़ते हैं फिर उजाला होता है, और इस तरह रास्ता हम लोग का बनता चलता है। और आज मुझे अपना ग्रुप चलाते हुए 25 साल हो गया और थिएटर से जुड़े हुए 29 साल हो गया, लेकिन यकीन जानिए मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि मुझे इतने दिन हो गए काम करते करते। मुझे लगता है अरे मैं अभी तो आई हूँ, अभी तो क्या मुझे बहुत सीखना है, अभी तो मुझे बहुत करना है। क्या इतने दिन कैसे हो गए? जब युवा थे और लोग मुझे वरिष्ठ कहने लगे तो मुझे एक दिन मैं चौंकी कि इतने दिन हो गए मुझे काम करते करते। तो वो मुझे लगता है कि मैं अगर चिता पर लेटने भी जा रही हूँ तो सोचूंगी ये वाला ब्लॉकिंग कर लूं या ये वाला बता दूं तब लेटूं, ताकि एक काम पूरा हो जाए। तो अपने ये काम से प्यार ही है, इसीलिए यही मेरा परिवार है, यही मेरे समझ लीजिए रिश्तेदारी है, यही मेरी दुनिया है, और उसी में बहुत हम लोग रहते हैं। जी बहुत अच्छी बात है ये, मतलब कि 25 साल से एक संस्था को चलाते हुए, नाटकों की संस्था, जी और 29-30 साल से आप अभिनय कर रही हैं, इस जी क्षेत्र में है, नाट्य जगत में जी है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इसके पीछे वही जो आप कह रही हैं कि एक समर्पण और अलग अलग भूमिकाओं के प्रदर्शन में जो एक संतोष है, ये जो जी संतोष है ना, वो शायद आज किसी और विधा में ना मिलता है। इसीलिए आप, हम लोग जी सब जितने भी लोग हैं शायद इसीलिए टिके हुए हैं कि इसमें जी जो जी संतोष है ना, जो जी परमानंद इसमें है, जो आनंद की भावना इसमें है, वो शायद कहीं और नहीं है। जी इसीलिए हम संघर्षरत हैं आज भी। सुषमा जी, क्योंकि आपके पिता एक साहित्यकार थे, तो मैं उस बचपन के दिनों की कोई याद कुछ दोहराना चाहेंगी? क्योंकि मैं साहित्यकार का बेटा तो नहीं हूँ, लेकिन साहित्य में रहा हूँ, जी तो जी। साहित्य मेरे आसपास मतलब भरपूर था। तो अरे अभी भी है, आप इतनी अच्छे जी अच्छे नाटक लिख रहे हैं, जी जी। साहित्य में ही जी नहीं, रहे मैं हैं। मतलब मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूँ कि मेरे जी इर्द गिर्द ना, मतलब जब मैं प्रेमचंद और किसी बड़े अमृतलाल नागर को जानता भी नहीं था, वेशभूषानी, लेकिन मैं तब भी उनकी पन्नों को पलटता रहता था, क्योंकि जी किताबें मेरे आसपास इतनी थी, तो मुझे लगता था ये कितनी मोटी मोटी किताबें किसकी हैं। तो वो मैं ऐसे लेके टहलने लगता था, दोहराता था, पलटता था। तो कहने का जी मतलब कि साहित्य मेरे आसपास इतना तगड़ा था, तो उसका मेरे पर, मतलब मेरी परवरिश पे बहुत असर आया। तो जब आप एक साहित्यकार की पुत्री रही हैं, तो जी वो दीक्षा एक अलग दीक्षा है। तो जी कुछ अगर कोई ऐसी याद अगर आप कुछ ताजा कर सकें कि किस तरह का पिता का रुख आपकी को लेकर था, या आपकी परवरिश जी। को लेकर था? अ, मेरे पिताजी बहुत एक सिद्धांतवादी इंसान थे, बड़े ईमानदार व्यक्ति थे, और चरित्र के मामले में या किसी गलत बात पे समझौता नहीं करते थे। कई नौकरियां उन्होंने ऐसी उसमें छोड़ दी। आकाशवाणी में सुमित्रा नंदन पंत जी के साथ उन्होंने काम किया, और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में बाद में पढ़ाते थे वो। कई डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया उन्होंने। और हम बच्चों के साथ एक पिता, बाहर की दुनिया में वो बहुत ही लोग उनसे डरते भी थे, बड़े कठोर माने जाते थे वो। और लेकिन बच्चों के लिए वो अपने एक मित्रवत व्यवहार करते थे, और वो हमेशा कहते थे कि मेरा बच्चा अगर मुझसे कुछ छुपाए तो ये मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा फेल्योर है। तो हम लोग एक मित्र की तरह उनसे हर बात शेयर करते थे। हम लोगों के लिए बचपन में बहुत सारी मैगजीन्स आती थी, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, माँ के लिए अलग, बहन के लिए अलग। और इसके अलावा जो उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी, उसको हम लोग लेकिन छू नहीं सकते थे। वो कहते थे जो किताब चाहिए मुझे बताओ, मैं कायदे से निकाल के दूंगा, उसको बैठ के पढ़ो। सब पे कवर चढ़ा रहता था, नाम लिखा रहता था। तो उन्होंने फिर हम लोग उसी तरह बताया, जैसे मैंने मुंशी प्रेमचंद की पहले उन्होंने सातों मानसरोवर के सात पाठ पढ़ाए। उसके बाद ऐसे धीरे 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 फिर जटिल साहित्य की तरफ जैसे जैसे हम लोग उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो पढ़ाते गए। और अच्छे साहित्य के जो संस्कार थे वो उन्होंने ही दिए। मैं उनके साथ एक बार सुमित्रानंद पंत जी के घर भी गई थी, और जगदीश गुप्त, उपेन्द्र नाथ अश्क, और बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ आते रहते थे। रविंद्र कालिया जी उस समय एकदम यंग थे, तो वो अपने ससुर जी के साथ हमारे यहाँ मिलने आए थे। तो रेडियो में वो आकाशवाणी में थे, कंसर्ट करते थे, तो रात रात में आते थे तो बताते थे, सब चीजें वो शेयर करते थे। रोज कॉफी हाउस जाना, वहाँ पे जो लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं तो उनकी वो आके घर में माँ से चर्चा करते थे, हम लोग भी सुनते थे। तो हम लोग को लगता था कि यही दुनिया है, यही साहित्य की दुनिया है, और उसी में हम लोग पले बड़े। और जब आज मैं लोगों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि
उस तरह के संस्कार अब शायद देने वाले माँ बाप के पास समय भी नहीं। अब जो आर्थिक जटिलताएं हैं और जो बदल रहा है, उतना समय आजकल लोग माँ बाप जो है अपने बच्चों को उस तरीके से नहीं दे पाते। वो उनके समय की मजबूरी है, नहीं तो हर आदमी अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। तो पूरा हम लोग का वो उस तरह हुआ। हम लोग लिखते थे, मुझे याद है मैंने बहुत छोटी थी मैं, तो मैंने एक दिन हमारे सामने दुकान थी, उसमें एक सज्जन थे, हम लोग मुनीम जी कहते थे, तो उनकी डेथ हो गई। तो मुनीम जी से हम लोग को बड़ा लगाव था, बुढ़े से थे वो। तो मैंने उनके लिए एक कविता लिखी और मैं मतलब छत पे बैठ के कविता लिख रही थी, रो रो के लिख रही थी। उसके बाद मेरी बहन आ गई, बोली क्या कर रही है यहाँ बैठ के? तो मैंने रोज से छीन के पढ़ा। अब उनको तो लगा ये तो बच्चे का खेल है, इतनी छोटी लड़की, मुरझाया है जलता दीपक और पता नहीं क्या 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 बचकानी कविता लिखी थी। तो हमारे पिताजी कहे समझ गए, तुम अब इसी लाइन पे जाओगी, तुम भी लिखो पढ़ोगी। लेकिन मैं अपनी माँ से हमेशा कहती थी, ना मैं पढ़ाऊंगी और ना ही मैं जो हूँ लिखूंगी। लेकिन देखिए, आयरनी देखिए कि मैं जब थिएटर सिखाती हूँ तो लोगों को पढ़ाती भी हूँ एक तरीके से, और नाटक वाटक लिखती हूँ, तो वो पिता पूरी तरीके से मेरे अंदर आ ही गए हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं का अंश हैं आप तो। जी उनके सारे जीन्स तो आप में आने ही थे। लेकिन जैसे आपने कहा आपके घर पे लोग आते थे, मैं सच जी बताऊं कि मैं तो इलाहाबाद 80 के दरमियान आया था, और तब तक मैंने कुछ साहित्य पढ़ लिया था। तो मुझे जब जगदीश गुप्त जी, दूधनाथ जी या ऐसे रविंद्र कालिया जी, ये मुझे देवता तुल्य लगते थे। मुझे मतलब लगता था कि कोई ऊपर से ये लोग ऐसे आए हुए ना, तो मैं मतलब घबराता था कि सामने ईश्वर आ गया है, तो मैं क्या, मतलब मैं तो बहुत ही संकुचित हो जा, मतलब कि मेरी तो कोई वही नहीं कि रचा है जी इन्होंने, जी इतना बड़ा संसार रचा है, साहित्य का हाँ संसार रचा है। तो मुझे घबराहट होती थी, मैं कभी सामना नहीं कर पाता। मतलब कि सयाना होते होते भी मैं बहुत कम, मतलब इन लोगों के सामने ना खुल के बोल पाऊं, सिर नीचा करके ही मैंने सारी बात की। तो वो उनके साहित्य का बोझ था, या मेरी उस तरह से संस्कार, एक समर्पण, या एक जो एक संस्कारी छात्र होता है जी जिसको कि जी विचरना है जी अभी, तो वो एक तरह की उस तरह की बात थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी, आपने बच्चों को लेकर काफी काम किया है, बाल रंगमंच। तो जी आ, आप आज के वर्तमान उसमें बाल रंगमंच की स्थिति को कैसे देखती हैं? देखिए, मेरे एक निर्देशक के रूप में मेरी शुरुआत जो है एक बाल नाटक को निर्देशित करने से ही हुई थी। और ये 98 की बात है। उस समय एक ग्रीष्मकालीन जो बच्चों की नाट्य कार्यशालाएं चलती हैं, उसमें आनंद भवन में मुझे एक प्ले करने को मिला था। तो फिर मैं उस दौर में उन्होंने एक जीवन लाल गुप्त जी थे, तो उनका एक नाटक था किताबों की चटनी। और वो जो एजुकेशन का बोझ बच्चों पे बढ़ता जा रहा है, उसके उसके नीचे बच्चों का बचपन कैसे दब रहा है, कैसे उनका मतलब कुम्हला रहे हैं, कैसे उनके वो खेल नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 90%, 98%, 99%, अब तो 100% चलता है। तो वो सारी चीजें उसको मैंने देख के प्ले किया। अब प्ले मैं ये नहीं कहती, प्ले ऐसे ही हुआ था, मतलब हो गया। अब डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं था लेकिन बच्चों से मैंने एक्टिंग करवा ली थी। एक्टिंग में तब भी करवा लेती थी, अब भी करवा लेती। तो फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे होता है ना कि बच्चों के थिएटर के लिए यंग डायरेक्टर्स कोई लोग भेजते, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए होती बच्चों के साथ डील करने में। फिर मैं इफ्को गई, आनंद भवन में गई और कुछ अपने उससे किया। और मुझे हमेशा ये लगा कि बच्चों के लिए अच्छी नाटक की स्क्रिप्ट्स नहीं है। उस समय भी राजा रानी या गुड्डा गुड़िया यही चलते थे और समय बहुत आगे जा रहा था। तो मुझे लगा कि ऐसे नाटक लिखे जाने चाहिए। वर्कशॉप में बच्चों से बात करके मैं हमेशा पूछती थी, तुम्हारा क्या शौक है, तुम्हारा क्या शौक है, कोई कविता सुनाओ, कोई नाटक सुनाओ, तो कोई कहानी, छोटी सी कहानी सुनाओ। तो बच्चे सुनाते थे, उससे उनकी रुचि पता चलती थी कि वो क्या चीजें उनको उनके दिमाग में है और क्या वो सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो ये करके फिर मैंने एक किताब लिखी, खिला फूल गुलाब का। उसमें 7 नाटक हैं बच्चों के, जो वर्कशॉप के दौरान सारे नाटक तैयार हुए हैं। उसके अलावा 2 नाटक और हैं। एक नासिरा शर्मा जी की कहानी है, उस पर बेस्ड है। वो जो बच्चे घर से भाग जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सामान वामान बेचते रहते हैं, उनकी बड़ी दर्दनाक सी स्थिति होती है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 7 उससे किया था। और एक मैंने अभी 2018 में
एक सटायर था, कौआ कान ले गया, कि जो अफवाहें होती है वो कैसे कहाँ से शुरू होती है और कैसे कैसे उसका क्या से क्या रूप होता जाता है और कैसी हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जाती है। तो एक वो प्ले किया। लेकिन बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे लगा कि बच्चों को सिखाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। नाटक जो है बच्चों को एजुकेट करने का बहुत अच्छा माध्यम है। और मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में भारतेंदु जी पर पुष्कर जी का प्ले था भारतेंदु चरित, उसको कर रही थी। तो जब मैं गई तो बच्चों ने कहा नहीं भारतेंदु जी समझ में नहीं आते, मैडम भारतेंदु जी को मत कराइए, कुछ और कराइए। तो मैंने कहा कि 2-4 दिन तुम लोग रिहर्सल करो, अगर तुम लोग को नहीं अच्छा लगेगा तो फिर जो स्क्रिप्ट तुम लोग कहोगे मैं वो करूँ। तो उनको बच्चों को 10 दिन की वर्कशॉप थी, मैंने उसमें उनको 5 सीन कराए थे। तो जब 3-4 दिन बीत गए और जो लिखा नाटक था और जो मंच पे तैयार होकर आ रहा था, शब्द जो जीवित हो रहे थे, आकार ले रहे थे, जब बच्चों ने उसको देखा तो उन्होंने कहा पुष्कर सर भी आए थे, उन्होंने बाद में कहा कि मैम हम लोग को भारतेंदु जी पूरे समझ में आ गए। तो मुझे लगा कि नाटक की ये शक्ति होती है। और मुझे अमृतलाल नागर जी की एक बात याद आई कि एक नाटक 10,000 किताबों के बराबर होता है। क्योंकि जब एक लेखक लिखता है तो वो एक नाटक नहीं लिखता होता, वो पूरे उसके जीवन का कहाँ कहाँ की मेमोरी, कहाँ कहाँ के अनुभव, कहाँ कहाँ का निचोड़ वो अपने संवादों में और कहानी में लाता है। तो फिर मुझे लगा कि बच्चों को नाटक के माध्यम से बहुत सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं, बहुत सारे उनके जो मेंटल स्किल है उसको बढ़ाया जा सकता है, जो आजकल बच्चे खेलते नहीं है, इंडोर गेम में रहते हैं, आउटडोर गेम्स के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात है ग्रुप एक्टिविटी, जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है उसमें बच्चे रिश्तों को भूल गए हैं। तो नाना नानी, दादा दादी, फ्रेंड्स, ऊंच नीच सारा भुला के बच्चे एक जगह पर जो एंजॉय करते हैं और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट रहती है, मुझे लगता है वो उस वर्कशॉप की सबसे बड़ी देन है। बच्चों के लिए रंगमंच और थिएटर तो बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए। और जैसा उम्मीद करते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी में शायद जिस तरह से विषयगत उसको रखा गया है उससे संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये बिल्कुल सच बात है कि बच्चों को लेकर उस तरह का काम नहीं किया गया है या नहीं हो रहा है, तो लेकिन उसमें स्थितियां सुधरेंगी ऐसी उम्मीद करते हैं। एक बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं मैं कि अगर दोबारा जन्म मिलता है, जिंदगी दोबारा मिलती है, तो सुषमा शर्मा क्या बनना चाहिए? एक्ट्रेस, रंगकर्मी, रंगकर्मी एक्ट्रेस। सिर्फ रंगकर्मी, रंगकर्मी और सिर्फ रंगकर्मी, कुछ नहीं। मैं तो ये कह के मरूंगी भगवान से कि अगर वापस भेजना तो एक्टर ही बनाना, एक्ट्रेस ही बनाना, कोई और काम मत देना। मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे कभी एक क्षण अफसोस नहीं होता कि मैंने इस लाइन को क्यों चुना। अपनी मर्जी से चुना है, अपना शौक है, अच्छा लगता है। तो नाटकों में कोई प्रेरणा स्वरूप रहा है आपके लिए, कोई इंस्पिरेशन, कोई आइडियल? देखिए मतलब फीमेल या कोई भी ऐसा एक्टर, कोई भी जिससे आप इंस्पायर होती रही हैं। मुझे सतविंद्र सिन्हा जी का के जो नाटक थे वो बहुत अच्छे लगते थे, जो भी मैंने पढ़ा है। एक नाटक उनका देखा भी है। और सरन बली हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्टर थे। और पूजा ठाकुर थी, वो भी एक दमदार एक्ट्रेस थी। नहीं, कुछ लोगों के जैसे मैंने आपको नाम बताया, सरन बली जी थे, डॉक्टर सतविंद्र सिन्हा थे, सूर्यावस्थी थी, पूजा ठाकुर थी, डायरेक्टर्स में नंदू ठाकुर थे, अलोपी जी थे, और हमारे हेमंत भाटिया जी थे। उनके साथ भी मैं जब बीएनए में 1 साल थी तो यहाँ पे हेमंत भाटिया जी से मैंने कॉमेडी सीखी, कॉमेडी का सेंस, टाइमिंग और कॉमेडी नाटकों का महत्व मैंने उन्हीं से सीखा। ऐसे कुछ लोग थे जिनसे के साथ काम करके मेरा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जुड़ता गया मेरे व्यक्तित्व में। लेकिन ऐसा अगर मैं कहूँ कि कोई मेरा रोल मॉडल है तो वो नहीं, और मैं किसी का रोल मॉडल बनना भी नहीं चाहती। ये ढांचा अपना है, इसको अपने हिसाब से ढालना चाहिए और अपने हिसाब से यूनिक बनना चाहिए आदमी का। तो जैसा आपने इतने नाम गिनाए, और वाकई इन नामों से तो मैं भी वाकिफ हूँ। और इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहें, तो उस समय एक ऐसा भी समय था कि इतनी नाट्य संस्थाएं थी और इतने इतने प्रतिष्ठित मतलब नाट्यकर्मी थे जिनकी नाट्य प्रस्तुतियां बहुत ही मतलब सराही गई हैं, प्रतिष्ठित रही हैं।
आज आप क्योंकि आज भी अगर गिनती गिनने बैठिए तो प्रयागराज में नाट्य संस्थाएं बहुत हैं, अनगिनत हैं। जी। लेकिन आप हाँ हाँ। किन नाट्य संस्थाओं के प्रदर्शन को एक मानक पर रखती हैं? ऐसे दो चार नाम। अपने शहर में, जी जी, अपने प्रयागराज में। अपने शहर में मुझे लगता है प्रवीण शेखर अच्छा काम करते हैं। प्रवीण शेखर और अजय मुखर्जी अच्छा काम करते हैं। अजय मुखर्जी का जो संस्थान है उनका भी अलग अलग थीम पे करते हैं। फिर नौटंकी में देखा जाए तो अतुल यदुवंशी भी नौटंकी को कम से कम वो चला रहे हैं, लगातार सक्रिय चला रहे हैं। कुछ प्रस्तुतियां उनकी अच्छी हैं। भौमिक दादा की कुछ प्रस्तुतियां बहुत अच्छी रही। जैसे सुशीला उनकी जो प्रस्तुति है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बाकी मैं जो फिजिकल थिएटर वो कराते हैं उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन सुशीला उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और आलोक नायर है, यंग डायरेक्टर्स में आलोक का भी काम अच्छा है। लेकिन हम सभी को मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, हम सभी ने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है। वो दायरा तो ठीक है लेकिन हमको लगता है उसको तोड़ के हमें कुछ और नया करना चाहिए। तो ये मेरा सभी से कहना है कि हमें थोड़ा सा अपने साथ और प्रयोग करने चाहिए, कुछ नया और करना चाहिए। तो ये लोग हैं जो अच्छे, जिनसे इलाहाबाद को आशा है, जो वाकई अच्छा काम कर भी रहे हैं। सुषमा जी, क्योंकि मैं मेरा बचपन गुजरा है इस शहर में, और उस समय से लेकर मैंने जितना भी समझा था कि इलाहाबाद में रामलीला की एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है, एक समृद्ध परंपरा रही है। जी। आज कैसी स्थिति है? क्योंकि पत्थर चट्टी और ये सब की रामलीलाएं ना बहुत ही अपने बहुत भव्य रूप में मेरे दिलो दिमाग में छाई रहे। आज की स्थिति क्या है? देखिए, इस समय रामलीला तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि रामलीला करना व्यवसाय बन गया है। हर आदमी एक उस समय जैसे कहते हैं ना कि बरसाती मेढक की तरह कुछ लोग निकलते हैं, कुछ ग्रुप बनते हैं, रामलीला होती है और वो सब लाइट एंड साउंड वाली। मेरा एक बच्चे के साथ इतना खराब अनुभव रहा कि वो रामलीला में काम करता है वो बच्चा, और वो मेरे साथ, मैंने उसको सोलो करने के लिए बुलाया। तो वो जो था वो उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन नहीं आता था, क्योंकि वो लाइट एंड साउंड पे केवल मुंह चलाते हैं वो लोग और लाइट में खड़े रहते हैं। उनको अभिनय नाम की क्या चीज है इससे वो बिल्कुल दूर है। वो एक मतलब जैसे पपेट की तरह यहाँ खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, साउंड बज गया और वो मल्टीमीडिया का यूज हो गया और वो नाटक हो गया। लाइट एंड साउंड का एक गिमिक है। मेरे ख्याल से इस समय कोई भी रामलीला ऐसी नहीं जिसको आप बहुत अच्छा या स्तरीय बताएंगे। बल्कि लखनऊ में जो यश चौहान करते हैं उनकी रामलीला मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगती है। वो भी सारी चीजें यूज करते हैं लेकिन वो उसमें अभिनय भी है। करेक्टर्स दिखेंगे आपको, हनुमान दिखेंगे, लक्ष्मण दिखेंगे, परशुराम दिखेंगे, रिकॉर्डेड है, लेकिन वो एक्सप्रेशन लाते हैं, मतलब आंगिक अभिनय करते हैं। यहाँ पर अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। एक बार फिर से चीजों को बैठ के सोच के समझ के इसके शहर की प्रतिष्ठा के अनुसार अच्छी रामलीला उसकी भी बाकायदा वर्कशॉप होनी चाहिए, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि बाकायदा बिल्कुल ट्रेनिंग होनी चाहिए उसको। व्यवसाय भी है तो भी अगर पेशेवर कलाकार आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कोई कम से कम एक प्रतिष्ठा जो बनी हुई है रामलीला की और एक आस्था के साथ उसका प्रदर्शन होता है, तो कम से कम बहुत उस लोग देखते आस्था का हैं। विखंडन तो ना जी हो। जी जी। बिल्कुल और बिल्कुल बहुत सही लोग बात। देखने भी आते हैं, बड़ा उस जी समय बड़ा रौनक भी रहती है। बहुत लोगों ने, इंदुजा अवस्थी ने और सब लोगों ने यहाँ की रामलीला पे कितना लिखा भी हुआ है, बहुत जी जी अच्छा। तो वो चीज अब नहीं रह गई। राम दशहरा भी वो नहीं रह गया उस तरह से, राम चौकियां नहीं निकलती उस तरीके से। जी। सुषमा जी, क्योंकि जब मैं सयाना हो रहा था तो उन दिनों रंगमंच के विकास में वहां के बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, नाटककार सभी का जुड़ाव था, और हर आदमी हर किसी का नाटक देखने आता था। उस पे बहस मुबासा भी होता था। बुद्धिजीवी जितने भी थे, मतलब वो चाहे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स रहे हों, टीचर्स रहे हों, साहित्यकार रहे हों, लेकिन सब मतलब एक समग्र रूप में सबका एक वास्ता, एक सरोकार नजर आता था। जी। आज भी क्या वही स्थिति है? नहीं, बड़े दुख की बात है कि अब तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है।
और जो पहले आप समझ लीजिए जो समाज का एक वर्ग था, जैसे व्यापारी वर्ग है, वो स्मारिका निकालने के लिए लोगों को कुछ पैसे दे देता था, मतलब अपने अपने तरीके से लोग मदद करते थे। कोई रिहर्सल प्लेस दे देता था, कोई नाश्ते का इंतजाम कर देता था कि रिहर्सल में चलो नाश्ता हमारी तरफ से, तो चाय नाश्ता किसी एक कोई खास व्यक्ति ने दे दिया, जैसे राम कपूर जी वगैरह थे उस समय तक, बहुत अच्छा था। लेकिन अब आपके पास ग्रांट है और 2-4 लोग हैं तो आप कर लीजिए, नहीं है तो फिर आपको कोई मदद वदद करने कोई नहीं आता, ऐसा। कोई तो ये यही स्थिति मुझे लगता है कि हर जगह की हो गई है, ऐसा और नहीं कि सबकी सिर्फ। अपनी अपनी परेशानियां हैं। और फिर देखिए, जब सचिन तिवारी जी एक बड़ी अच्छी बात करते थे कि नाटक जो है वो कोई भी कला जो है वो प्रतियोगिता का विषय नहीं है, वो उत्सव का विषय है। जब उत्सव धर्मिता उसमें से खत्म हो जाए और फिर एक एक कहना चाहिए कि ना एक कैट रेस बन जाए चीजें, कि तू आगे कि मैं आगे, तू नंबर वन कि मैं नंबर वन, तुझे ग्रांट ज्यादा मिलेगी कि मुझे ग्रांट ज्यादा मिलेगी, तो उसमें से आपसी सौहार्द खत्म हो जाता है। फिर वो एक कंपटीशन हो जाता है, उसमें जायज है सब चीजें। तो वही है, लोग एक दूसरे का नाटक देखने आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात, यही समझ लीजिए सहजता है, वो भी नहीं जी होता। जी। तुम अपना नाटक करो, हम अपना नाटक करें, तुम अपने दर्शक बुलाओ, अपने दर्शक, तुम 2 दर्शक बुला के अपार भीड़ दिखा दो वही सब चल रहा है, ये बड़ी इसीलिए तो, आरती है जी। नहीं नहीं, विखंडित सा तो है, इसीलिए वो समग्र उत्सव धर्मिता वाली जो आपने बात कही, वही जी जी उत्सव धर्मिता ही नहीं रही। इसीलिए तो लोग उस तरह से सामूहिक रूप से वो जुड़ाव, वो सरोकार खत्म हो रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, बिल्कुल सही आपने। लेकिन अब मुझे लगता है इसका भी एक बस एक अच्छा अच्छा पक्ष ये समझना चाहिए कि हम रंगकर्म कर रहे हैं, कुछ रच रहे हैं, तो आपने जो उस दिन कहा था कि जो रचेगा वो बचेगा, तो इसीलिए रंगमंच बचा हुआ है, क्योंकि हम रच रहे हैं इसलिए बचे हुए हैं, और इसको बचा रहना ही इसके भविष्य को निर्धारित करेगा। सुषमा जी, ये ग्रांट का थिएटर जो चल रहा है, ये जी कितना लाभदायक है? क्योंकि हम लोगों ने भी जब किया था एमेच्योर में, तो साइकिल ले लेके चंदे बटोर बटोर के एक एक दुकानों से 2-2 रुपया, 1-1 रुपया जो भी इकट्ठा होता था, या जैसे आपने कहा कि किसी ने कुछ सहयोग कर दिया, ऐसे ऐसे थिएटर करके। लेकिन उस समय हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक इस तरह के चंदा उगाही से भी किए थे। तो आज जी आपको लगता है कि इस ग्रांट से वही सार्थकता बची हुई है, वैसे ही रोचक या उसी तरह के प्रयोग अच्छे हो रहे हैं? कितना सहयोगी देख है ये ग्रांट? देखिए, ग्रांट लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी नौकरी नहीं कर रहा, हम लोग में से अधिकतर रंगकर्मी जो है वो कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग ये अपना स्वेच्छा से कर रहे होते हैं इस काम को। आप ये भी कर सकते हैं, किसने कहा तुम्हें नाटक करो ये भी सवाल उठ सकता है। लेकिन जो भी है वो हमें लगता है हमारे ही टैक्स का पैसा है, अगर हमें ग्रांट के रूप में मिलता है तो उसको लेना कोई बुरी बात नहीं, उससे नाटक करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग करना बुरी बात है। जिस काम के लिए आपको पैसा मिला है आप उसको उसी के लिए यूज करिए, और कोशिश करिए कि ये पैसा बड़ी मेहनत से आपको, हजारों लोगों को काट के आपको ये पैसा दिया गया है, तो आप उससे कोई अच्छे प्ले करिए समाज में, जिससे अच्छा मैसेज जाए, कुछ सार्थकता हो, कुछ अच्छे विषय को लेके करिए, ताकि ये हमारे भी स्वार्थ के लिए है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारी कला खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। जैसे बहुत सारी लोक कलाएं विलुप्त हो गई, वैसे ये भी विलुप्त हो जाएगी। तो अपने अस्तित्व का भी सवाल है कि हमें अच्छा काम करना है, पैसा लेना कोई बुरी बात नहीं, मैं आज भी कहती हूँ, कल भी कहती हूँ। और लेकिन बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये किया है कि मैंने कई साल तक बिना पैसे के भी किया, 7-8 साल तक मैंने संस्था अपने पैसे से चलाई, 2-2 दिन के फेस्टिवल भी कराए हैं। आज नहीं भी नहीं, अगर नहीं मिलेगी ग्रांट तो मैं शायद कम पैसे के छोटे अच्छे सार्थक प्ले करना पसंद करूंगी, नहीं लगाऊंगी हजारों लाइट, नहीं बड़े ऑडिटोरियम में करूंगी। अपनी बात कहने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम किसी बड़े 10,000-15,000 के हॉल में ही जाएं। आप देखते हैं कई लोग सोलो वोलो करते, कितना अच्छा करते, गांव पे करते, चौपाल पे करते, यहाँ करते हैं, वहां करते हैं। देखिए, अपनी बात वो पहुंचा रहे हैं, मेन बात है आप अपना बात लोगों तक पहुंचाइए, और लोगों को एक जो रस की अनुभूति होती है उससे अगर आपने लोगों को नहीं भिगोया, नहीं छुआ, तो आपका नाटक करने का कोई मतलब नहीं कि 1000 लाइट लाके जो लाइट की या टेक्निकल जो गिमिक्स है उसको आप खेल रहे हैं, वो बेकार है, तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल तवक्को करता हूँ कि ग्रांट लीजिए, आप बिल्कुल लीजिए, आपका अधिकार है।
बिल्कुल जी। लीजिए, और लेकिन उसकी प्रदर्शन की गुणवत्ता को भी आप ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि उसका अनर्गल प्रयोग न कीजिए, क्योंकि उससे बल्कि मैं लगता तो है ये कि कहती हूँ कि सरकार को थोड़ा-सा कलाकारों के आर्थिक पक्ष पर और अच्छी नीतियाँ बनानी चाहिए। जी 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 जैसे जी। रेपेट्री का मैं 2012 से मुझे रेपेट्री मिल रही है और आज भी कलाकार को 6,000 और गुरु को 12,000 रुपया मिलता है, जबकि महँगाई देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो एक बार उसको रिवाइव करना चाहिए। एक कुछ एक ऑनरेबल एक सम्मानजनक पैसा आप आर्टिस्ट को दीजिए। उससे उसका पालन-पोषण नहीं होगा, लेकिन उसको वो लेते हुए शर्म नहीं आएगी। तो वो भी सरकार को सोचना चाहिए। कुछ जैसे आप हैं इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग हैं दसियों साल हो मैं मुझे तो 25 साल 29 साल हो गए, लेकिन हम लोग को कहीं जॉब नहीं, किसी स्कूल में हम लोग को जी 3-4 महीने के लिए भी अगर भेज दिया जाए तो हम लोग वहाँ सिखाएं, कुछ हम लोग का आर्थिक वो भी बने, कुछ अच्छा हमें भी मतलब थोड़ा सा वो मिले। कर तो रही है हम, जी इसलिए मैंने कई बार फेसबुक पे भी लिखा कि सरकार को चाहिए, इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं कि वो थोड़ा सा कुछ अच्छा सोचे, कुछ आर्टिस्ट के लिए भी सोचे, कुछ नहीं, नीति बनाए। जैसे बिल्कुल और बिल्कुल। नीतियाँ बनाते हैं, जैसे कलाकारों नहीं, के हमें लिए भी। हमें हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जी, सरकार शायद मतलब कुछ जी, जी, सोचे, क्योंकि वाकई ही जी, कुछ नीतियां चाहिए। कि अभी जी, हम लोगों का भी 30-40 साल काम करते हो गए हैं, तो जी। अभी लेकिन हमने तो सरकार का 1 रुपया भी आज तक नहीं उठाया। सिर्फ इसीलिए कि अच्छा। मुझे डर लगता है कि कभी कुछ मतलब वो मैं लेजर बनाने में और अकाउंट्स करने में कहीं कुछ फंस गया तो कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो इससे अच्छा है भैया, कोई जवाबदेही तो नहीं है ना किसी की। तो मैं तो अब तक डर रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक गुणवत्ता पूर्वक हो, जो जिन लोगों को मिले कम से कम, और उस पर भी नजर होनी चाहिए, सरकार की भी जी, नजर हो या ऐसे निर्णायक लोगों की नजर होनी चाहिए। कमेटी होनी चाहिए जो उन परिस्थितियों पे एक नजर रखें कि अगर उन्होंने ग्रांट लिया है तो उसके प्रदर्शन कैसे हुए, कैसे नहीं हो रहे हैं, उस पर भी निगरानी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ दे दिया पैसा और भूल गए, है ना। जी। अरे और एक प्रॉब्लम और है जो उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो ये रंगकर्म की दुनिया में जो ये रचनात्मक चोरियां होती हैं नाटकों की, कि लोग नाटक वाले को नाटककार को बताते नहीं हैं, उनका नाटक कर देते हैं, नाम बदल के कर देते हैं। इस पे भी अगर ये होना चाहिए कि जब आप नाटक करेंगे तो आप राइटर की परमिशन लेकर आएंगे। एक राइटर की परमिशन जरूर चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी पूरे मेहनत से नाटक लिखता है और उसका नाटक कोई अपने नाम से कर देता है तो उसको कैसा महसूस होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते ये हैं। तो बहुत ही तो एक कुछ दुखती ऐसे भी रूल बनाने दुखती चाहिए। रग पे हाथ रख दिया आपने। तो ये तो मेरी दुखती रग पे रख दिया है कि ये तो आए दिन, मतलब आए दिन ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, आज टेक्नोलॉजी के उस दौर में हम हैं कि आप किसी को भी ढूंढ सकते हैं, सोशल जी, मीडिया से ढूंढ सकते हैं, कहीं से भी पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है अगर नंबर नहीं है किसी के पास। लेकिन जी। हैरत इस बात की है कि जो लोग जानते हैं आपको, वही नहीं आपसे पूछना गवारा कर रहे हैं, वही नहीं बताना गवारा करते कि मैं आपका नाटक कर रहा हूँ। तो वो भी कहीं से पेपर कटिंग से पता चलता है या किसी दूसरे माध्यम से पता चलता है कि अरे उन्होंने मेरा नाटक किया, जबकि वो मेरा जानने वाला है। वो कई सालों से, ऐसा भी नहीं, उनका भी एक नहीं तो इतिहास है वो थिएटर में। क्या चीज है जो उनको ये रोकती है? क्या वो सोचते हैं कि हमको नाटककार को पैसा देना पड़ेगा? एक एक वजह ये भी होती है कि पैसा देना पड़ेगा। एक वजह होती है कि अभी उस सम्मानजनक होगा या नहीं होगा। मतलब तमाम सी हाँ। चीजें, बेसिक तो यही होता कि पैसे ना मांग ले। पैसे पहला यही होता, क्योंकि जो लोग, देखिए नाटक के सारे संसाधन आप जुटाते हैं, चाहे आप खुले में करें, टेंट लगा के करें, तखत डाल के करें, या ऑडिटोरियम खरीदें, या किराए पे लें, या कॉस्ट्यूम बनाएं, ये सब पे खर्चा करते हैं आप। लेकिन जी। राइटर के लिए आपके पास 101 रुपया भी नहीं है। और मैं कह रहा हूँ 101 रुपये भी छोड़िए, दो नाम रुपए भी का नहीं डालते। 2 रुपए का फोन कॉल भी नहीं है आपके पास कि आप, मैं तो जैसे ना, मैं तो मांगता ही नहीं हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूँ भाई आप कीजिए, वो पहले ही रोना जैसे शुरू करते हैं ना, तो मैं रोना सुनना ही नहीं चाहता। मैं कहता हूँ मैं तो नाटक वाला आदमी हूँ यार, नाटक मैंने एक नाटक करने के लिए लिखा है, आप कीजिए, बशौक कीजिए। लेकिन बेटा जैसे और सब खर्चे निकाल रहे हो, निकालते तो हो ना कहीं से। आप हाँ। ऑडिटोरियम किराए पे ले रहे हो, तो 501 रुपया या 201 रुपया किसी नाटककार को एक सम्मान से आदर पूर्वक दोगे तो इसमें क्या तुम्हारा घट जाएगा। लेकिन वो क्राइटेरिया ही नहीं है, उस पर सोचना ही नहीं, वो नहीं है। कुछ समझते ही नहीं, वो अपना उसमें कुछ जोड़ जाड़ के कहेंगे हम उसको हाँ एक हाँ हाँ। एंटायरली डिफरेंट धरातल पे लिख रहे हैं और उनका नाटक हो गया। पुष्कर तो जी इतने अच्छे व्यक्ति हैं, कई बार हम लोग उनके घर वहां पे घर गए पैसा देने कि सर आपका नाटक किया है हमने,
तो जो हमने लिखा था ग्रांट में कि मानदेय लेखक का ये होगा, तो हम लेकर आए हैं, ले लीजिए। मना कर देते, करे अरे बेटा तुम मेरा नाटक कर रहे हो, यही बड़ी बात है, और पैसा वैसा नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, करो खूब अच्छे से करो, और मुझे एक बार बता दिया करो। वही वही सबकी यही इच्छा होती है कि एक बार बता दिया करो। बताना ही तो जरूरी है। मैं कह रहा हूँ मत दीजिए, रॉयल्टी मत दीजिए, बताना जरूरी है, लेकिन बताना भी गवारा नहीं करते। और मैंने तो कई बार चलते शो को रोकते हुए नाटककार को देखा है, वो कितनी विषम स्थिति होती है, वो ठीक करते हैं। उस समय हमें बुरा लगता है, उस समय हमें, अगर हम दर्शक में हैं तो हमें बुरा लगता है कि अरे अचानक नाटक रोक दिया गया, लेकिन वो सही करते हैं, यहाँ वो बिल्कुल सही है। मैंने सुना है एक दो लोगों का कि उनका नाटक रोक के ठीक किया, मुझे लगता है ठीक है, इतना आप जिसकी स्क्रिप्ट में पूरा नाटक खड़ा कर रहे हो, आपका इतना भी नहीं गवारा है आपको कि आप उसका नाम तो दे दो, नाम देने में क्या जाता है, छोटा सा नाम ही तो है। नहीं, और ये उनकी भी कोई गलती नहीं, मैं उनकी जो भी गलती है, लेकिन ये तमाम जो राष्ट्रीय समारोह होते हैं ना, नाट्य समारोह, वहां पे सिर्फ निर्देशक का नाम जाता है, थिएटर ग्रुप का नाम जाता है, नाटक का नाम जाता है, नाटककार का नाम का कॉलम ही नहीं होता पोस्टरों में, बैनरों में, उनकी स्मारिका में। तो वो मुझे बड़ी हैरत की बात होती है कि वो लोग ये कंपल्शन ही, अनिवार्यता ही नहीं मानते कि नाटककार का नाम भी स्मारिका में छपेगा या पोस्टर में जाएगा। तो ये एक दुखद स्थिति है, ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जिसका उत्तर पता नहीं कौन देगा। ये शोषण नाटककारों का होता आ रहा है। तो सुषमा जी, ट्रेनिंग को आप कितना महत्व देती हैं? क्योंकि आजकल इतने नाट्य विद्यालय खुलते जा रहे हैं, तो आपकी क्या? ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जब डीएनए में गई थी तो मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन रेपेट्री में हुआ था, तो एक साल उस रेपेट्री में जब मैंने काम किया, तो एक प्रोफेशनल रेपेट्री में कैसे काम किया जाता है, एक नाटक कैसे तैयार होता है, कैसे क्यू शीट बनती है, कैसे रिहर्सल्स को डिवाइड किया जाता है, कैसे एक एक दिन में 2-2 3-3 रिहर्सल्स की जाती है, कैसे एक प्रोसेस जो होती है, वो मैंने जो प्रोसेस में शायद 8-10 नाटक करके सीखती, वो मैंने एक साल में सीख लिया, और उसका आगे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मुझे लगा जो लोग 3 साल पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ तो कुछ सीखते ही होंगे ना। हर आदमी नसीरुद्दीन शाह या इरफान नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग का तो फायदा होता है। जैसे एक घर में पढ़ने वाला बच्चा और एक स्कूल में जाने वाला बच्चा, तो दोनों की एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो ट्रेनिंग इज मस्ट अगर आप कर लेते हैं। लेकिन जो असली ट्रेनिंग होती है वो जब आप नाटक करके एक लंबे दौरान अपने अनुभवों से सीखते हैं, वो जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें सबको आना पड़ता है, ट्रेंड अनट्रेंड सबको आना पड़ता है। और असली आपका जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो वहीं से शुरू होती है जब आपके पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने बलबूते पर, अपनी क्रिएटिविटी के बलबूते पर नाटक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन जो अनुभव से जो आता है असली, वही हमारा जो होता है, हमारी जो कहना चाहिए जो भी है। जी, हम बहुतायत काफी चर्चा में ये बात करते हैं कि रंगमंची संस्कार, और मैंने किसी अपने साक्षात्कार में किसी प्रेस में, मतलब प्रिंट मीडिया में कहा था कि हिंदी रंगमंच के पास अपना कोई रंग संस्कार ही नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों को मतलब वहां पे एक फैमिली से अलग जो एक थिएटर ग्रुप में जो संस्कार दिए जाते थे, वो कुछ चीजें हम लोगों ने वहां से सीखी थी। आज के बच्चों पे आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उनको क्या लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है। जैसे आप उनसे कहिए पढ़िए, पढ़ते नहीं है। मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं एक बार 2 बच्चे मेरे पास आए, तो कुछ वो नाटक था, तो वो कहने लगे मैडम स्क्रिप्ट दे दीजिए, इसकी हम फोटो कॉपी करा लेंगे। हमने कहा नहीं, फोटो कॉपी नहीं, मैं डिक्टेट करती हूँ, तुम लिखोगे तो तुमको डायलॉग याद होगा, और तुम्हारा भाषा भी सुधरेगी और स्पीड बढ़ेगी थोड़ा सा। ये हालांकि ये बेसिक बच्चों की चीजें है। तो वो बोले कि अच्छा मैडम बोलिए, मतलब उनका मन तो नहीं था, फिर भी वो लिखने बैठ गए। जब वो लिख रहे थे तो उस जैसे मुझे बोलना हो, मैंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने देखा उसने लिखा MANAKAHA और मैंने सोचा इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, जब मैं हिंदी बोल रही हूँ तो ये अंग्रेजी में लिखे जा रहा है।
फिर मैंने उससे कहा कि क्या लिखा, लाओ दिखाओ। तो मैंने कहा ये क्या है? बोला मैं हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। मैंने कहा तुम बीए पास हो, तुम हिंदी नहीं लिख पाते हो? न हिंदी लिख पाते ना पढ़ पाते हैं। तो मैंने कहा तुम फिर नाटक कैसे करोगे? याद कर लेंगे। मैंने कहा भैया आधा पेज सुलेख रोज लिख लिया करो, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कह रही हूँ अखबार जोर जोर से पढ़ा करो, अच्छी कहानी छोटी छोटी पढ़ा करो, उसका कटिंग काट के कहीं रख लो, उस पर अपने आप डिजाइन करो। जी जैसे लेकिन आओ तो बाहर जूते उतार के आओ, मोबाइल बंद करके आओ। अब ये सब चीजें हर बार आपको बतानी पड़ती। और एक बात और बड़ी मजेदार बात हुई, एक रिहर्सल चल रही थी तो मैंने कहा कि अब कोई भी स्क्रिप्ट लेकर नहीं बोलेगा, आज आज के बाद स्क्रिप्ट छोड़ दीजिए। तो सब ने स्क्रिप्ट छोड़ दी। एक लड़का बाबा मोबाइल देख रहा था, तो हमने कहा कि तुम रिहर्सल में हो ना, मोबाइल ऑफ करो, क्या है इसको उधर रखो। तो फिर भी वो मोबाइल ऐसे ऐसे कर रहा था। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम जब बाहर जाओ रिहर्सल में जो बात करनी हो करके आओ। कह रहा मैडम मेरी स्क्रिप्ट मोबाइल में है। मैंने कहा हम सही कह रहे हैं, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती कि मोबाइल स्क्रिप्ट लेके मैं याद करूं। हम लोग को कागज लेके याद करने की आदत है, और सबसे पहला ये स्टेप ये नए कि आप जमाने के डायलॉग याद बच्चे हैं, करें। हाँ नए तो जमाने के हमने रंगकर्मी हैं। हमने कहा भाई आज तक तुम लोग हमने ये बात सीखी कि मोबाइल में स्क्रिप्ट रख के और उसको बार बार बढ़ाओ और उसको देखो। मैंने कहा ऐसे याद नहीं होगा, कागज में रखो और जल्दी जल्दी एक नजर ऐसे दौड़ाओ तक। लेकिन बच्चों से ये हम लोग भी सीख रहे हैं ना, वो तो रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, आपको आगे तकनीक का इस्तेमाल करें, लेकिन और भी जो चीजें हैं ना, जो मूलभूत चीजें हैं उनको ना बिसरा दें, है ना। जी जी तो देखिए बहुत ही अच्छी बातें होती रही हैं हमारे बीच में, और देखिए समय कितना आगे बढ़ गया, हमें इस जी बात का ख्याल ही नहीं रहा। हमने तो 1 घंटे की अवधि मांगी थी आपसे, और काफी सवाल अधूरे रह गए अभी तो। जी लेकिन बहुत अच्छी बातें हुई आपके इस रंग यात्रा के बारे में, हम लोगों को काफी जानकारी मिली जी जी और बहुत अच्छा लगा। और फिर कभी हम और इत्मीनान से और डिटेल में बात करेंगे, कुछ जी आपकी कार्य पद्धति को लेके, आपकी शैली को लेकर। लेकिन अभी समय मतलब गवारा नहीं कर रहा है कि हम आगे बढ़ें। तो मैं जाते जाते आपके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा सुषमा जी, कि दुआ यही है कि ये पौधा सदा हरा ही रहे। दुआ यही है कि ये पौधा सदा हरा ही रहे, उदासियों में भी ये चेहरा खिला खिला ही रहे। तो मेरी बहुत यही बहुत दुआएं हैं। धन्यवाद। बहुत आप जी ऐसे ही कर्मठ रहें, ऐसी ही जी ऊर्जा लेकर आप निरंतर रंगमंच करती रहें, हम सबकी जी। यही अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको और इस प्लेटफॉर्म को मेरा बहुत बहुत आभार। मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात कहने का मौका लगा, बताया। और अगर मेरे मुंह से कुछ औरों को अन्यथा निकल गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाती, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ही मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं नहीं, पुनः आपको बहुत आभार। नमस्कार।